देखिएगा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब ये रहा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस द चांस ऑफ थ्रोइंग द सम ऑफ एट इज। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था। कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए थे और देखा था बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। 2019 में भी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर भी आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले जो है आपको सेट्स आना जरूरी है, जिसमें भी यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, और आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तभी ये क्वेश्चन जो है आपसे बड़े आराम से जो है सॉल्व होंगे। ठीक। और तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस। कल भी कहा था मैंने आपको, चाहे हम एक डाइस को दो बार जो है रोल करें या दो डाइस को एक बार रोल करें, वो एक ही मतलब रहता है। क्या बोला है, चांस ऑफ थ्रोइंग द सम ऑफ एट इज, सम ऑफ एट होना चाहिए। हमें पता है सैंपल स्पेस क्या रहता है जब हम दो डाइस को जो है रोल करते हैं। तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी उस चीज की जिसका सम हो एट। ठीक है, तो मैं देखिएगा कैसे बिल्कुल फास्ट करेंगे। मैं इसके प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से पेयर आएंगे देखिएगा। सम ऑफ एट यानी 1 से 6 तक तो कोई नहीं आएगा। दूसरा आएगा 2,6। तीसरा क्या आएगा, 3,5। उसके बाद 4,4। उसके बाद 5,3 और उसके बाद 6,2। ठीक है, ये चीजें आएंगी हमारे पास, बिकॉज वी नो दैट द होल सैंपल स्पेस, पूरे सैंपल स्पेस में से जिनका सम एट बनता है वो ये पेयर रहे। 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ये। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा P इज इक्वल टू 5/36 विल बी अवर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व करना है? बहुत आसान क्वेश्चन था देखिए, पर एक नंबर आपका पक्का। ये लेवल है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का जो एग्जाम में आता है, जबकि कल जो है हमने इससे भी थोड़े ज्यादा लेवल के क्वेश्चन किए थे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखना है आपने, और आप ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मुझे ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज कंफर्म कर दें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ डाई इज थ्रो वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इज। अब आप खुद देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो है 2019 कमीशन में पूछा गया था। बता दीजिए, इसे तो लिखने की भी नीड नहीं है, फटाफट बताएं इसका आंसर। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 से कौन कौन से नंबर है, 4, 5, 6, यानी 3/6, 1/2 इज अवर राइट आंसर। क्यों 6 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है सैंपल स्पेस ऑफ अ सिंगल डाई, जब हम उसे एक बार रोल करेंगे तो कितना आता है, 1 से लेके 6 तक। और हमसे पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर की जो 3 से बड़े हो। 3 से बड़े 3 नंबर रहते हैं, 4, 5 और 6, 6। ठीक है, 3 नंबर आ गए, वो 3/6, दैट इज 1/2, निकल गई प्रोबेबिलिटी। तो ये 2019 का क्वेश्चन था। अब आप देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, तो जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो कल की क्लास को जरूर देखें, वहां हमने इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, और एक चीज देखिए, लास्ट 3 ईयर कमीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइस से पूछे गए हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइस से आएंगे, और उसके बाद जो ताश के पत्ते रहते हैं उनसे आएंगे, और तीसरी एक चीज रहती है क्वाइन। बस ये 3 चीजें हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी में पढ़ने के लिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, देखिएगा। अ फेयर डाइस इज रोल्ड एनी टाइम, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। बता दीजिए आंसर। बहुत ही आसान है, कल बताया गया था आपको कि अगर क्वाइन हो डाइस हो कैसे जो है इसका आंसर निकलेगा। फेयर डाइस इज रोल्ड एनी टाइम,
देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सिंपल है। कितने एलिमेंट होते हैं डाइस में जब रोल करते हैं? 1 से लेके 6। एन टाइम रोल किया गया तो 6 की पावर एन, 2 टाइम रोल किया जाता 6 की पावर 2। ठीक है, निकल गया सैंपल स्पेस का एलिमेंट हमारे पास। सेम सेम केस रहता है हमारा क्वाइन के लिए भी। तो क्या आंसर निकलेगा इसका? देखिएगा ऑप्शन बी, 6 रेज टू द पावर n। अब आप देख लीजिए ये कितने आसान क्वेश्चन है, और इन्हें जो है सॉल्व करने के लिए हमें लिखने की भी नीड नहीं है। टू द पॉइंट है, और क्वेश्चन देख के इसका आंसर निकल जाए। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिस। हम जो मर्जी कर लें, प्रैक्टिस के बगैर जो है हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमारा लास्ट टॉपिक है। कंप्लीट मैथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें एक टॉपिक रहता है स्टैटिस्टिक्स। वो हार्डली 10 से 15 मिनट की क्लास में जो कंप्लीट हो जाएगा, या उसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारे मेन टॉपिक है उनके ऊपर कमांड बनाए, धीरे धीरे उन्हें पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये भी 2018 में पूछा गया है। देखिए 2020 में एक क्वेश्चन था, 2019 में एक था, और 2018 में 4 क्वेश्चन थे। आज हम इन्हें कर रहे हैं। देखिएगा, P ऑफ ए 1/2, P ऑफ बी 0, देन P ऑफ ए बाय बी इज। देखिएगा यहाँ पर वो फार्मूले लगेंगे जो सेट्स में हमने पढ़े थे। कल भी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको सेट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन आना बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम का आना बहुत जरूरी है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपके माइंड से स्किप हो गया होगा फॉर्मूला, मेरा काम है आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। क्या है देखिएगा, P ऑफ A बाय B जो है आपसे पूछा गया है। सिंपल याद रखना है, कोई भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, कोई भी स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। ध्यान से देखिए, A पहले है तो दोनों केस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय जो लास्ट में है ना, P ऑफ B। ये फॉर्मूला बन गया इसका। अब देखिएगा क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी हमें भले ही गिवन ना हो, लेकिन पी ऑफ बी तो गिवन है। कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय 0, या तो इन्फिनिटी लिखते हैं या तो अनडिफाइंड करेंगे हम। और हमारे पास ऑप्शन है नॉट डिफाइंड का, तो ऑप्शन डी को जो है हम राइट आंसर करेंगे। 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा। 0 तब होता अगर ऊपर हमारे पास 0 कोई वैल्यू होती। यहाँ पर कोई मर्जी वैल्यू हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो मर्जी हो, हमें पता है ना पी ऑफ बी कितना है, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। और हम अपनी सहूलियत के लिए कई बार इसे इन्फिनिटी भी ले लें। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको पता लग रहा है कि लेवल क्या है प्रीवियस ईयर का, और आपकी तैयारी कैसी है, और आपको अगर आगे प्रैक्टिस करनी है तो किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? देखिए, जब भी पी वाई क्यू हम करते हैं ना, तो उसका 2 या 3 मकसद रहते हैं। नंबर 1 कि हमारी तैयारी कितनी है, नंबर 2 कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से हमें जो है स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा, और किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तभी तो पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट है, हमें आइडिया लग जाएगा कि जिस युद्ध में हम लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां पर कैसे कैसे योद्धा मिलेंगे। ये पीवाई क्यू से जो है हमें मिलता है। पीवाई क्यू सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं होते, यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलती है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में तो दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर टाइम में जाना है। वहां से आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इन्हें ज्यादा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तभी जो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बता दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं क्लियर हुआ ये? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो कर दीजिए प्लीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ठीक। मुझे नहीं लगता है कि आज की क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। जिस हिसाब से क्वेश्चन और जिस स्पीड से हम मिलके जो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान, और जो मुझे लगता है 30 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट देखिए, और आपको ये भी कंफर्म होगा कि आपकी तैयारी प्रोबेबिलिटी के लिए कैसी हुई। कल वाली क्लास को देख के ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन देखिएगा, प्रोबेबिलिटी
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पीक ट्रूथ, ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। प्रोबेबिलिटी है कि जो ए है वो ट्रुथ यानी सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। ठीक, उसके बाद देखिए, while probability for B is 3/4। एक वो मतलब कोई ए है और कोई बी है, आदमी मान लेते हैं, ठीक है, वो बोल रहा है सच, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। कोई आदमी बी है, वो बोल रहा है सच, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। ठीक, फिर क्या बोलता है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन अ फैक्ट, कि जब उनसे कुछ पूछा जा रहा है तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, मैं हिंट देता हूं और आपको क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा। ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक, मान लीजिए दो है कोई, एक मैं हूं, एक और कोई, दो आदमी है, एक ए, यहाँ पर कोई बी है, बी। ठीक है, मेरी जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5, और जो बी है हमारे पास, ठीक है, उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ये पूछ रहा है हमें वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई तीसरा पर्सन है, वो हमें किसी फैक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो जो हम बोल रहे हैं ना, ए और बी, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये जो बी है ये झूठ बोलेगा, और अगर ये सच बोल रहा है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। कॉन्ट्राडिक्ट तभी हुआ ना, कि अगर ये सच बोलेगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं तो ये झूठ बोलेगा। क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बता दीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि पूछा क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन देखना है, ध्यान से देखिए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टेटमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें +2 का एग्जाम पास नहीं करना है कि स्टेटमेंट हम क्या लिख रहे हैं। हमें फर्क पड़ता है सोल्यूशन से, हमें फर्क पड़ता है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो ए की प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की कितनी है? 4/5। ध्यान से देखिए, ये है ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, और जो बी है कोई, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। ठीक, 3/4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हमें बोला है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो जिसमें ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक, यहां पर तो ये सच बोल रहा है अभी। चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसके बीच में जो टी लिख रहा हूं, टी का मतलब ट्रुथ, ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर्व करेगा जब हमारे पास एक ही झूठ बोलने की भी प्रोबेबिलिटी हो, और वो कैसे निकलेगा आपको पता है? ए टी बार लिख रहा हूं मैं, मतलब क्या हुआ इसका? नॉट ए, यानी ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। तो कितना आएगा? 1 - 4/5, दैट इज इक्वल टू 1/5। सिमिलरली बी की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी टी डैश लिख रहा हूं, 1 - 3/4, दैट इज 1/4। अब ये बोल रहा है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर। देखिए बार बार मैं इसलिए कहता हूं एक ही चीज हो, ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए, और यही क्लास में समझ आ जाए आपको हर चीज। हमें बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी जिसमें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिएगा, जब ए सच बोल रहा है 4/5 है, जब ए सच बोल रहा है 4/5 है प्रोबेबिलिटी, तो बी बोलेगा झूठ। अगर ये सच बोल रहा है तो बी बोलेगा झूठ, तो उसकी कितनी है? 1/4 प्लस, अगर बी सच बोल रहा है 3/4, तो ए क्या बोलेगा? झूठ। तो झूठ वाली प्रोबेबिलिटी 1/5। किया ना कॉन्ट्राडिक्ट? कर गया कॉन्ट्राडिक्ट। देखिए एक सच दूसरा झूठ, अगर दूसरा सच बोल रहा है तो पहला झूठ बोलेगा। बस काम खत्म हो गया। कितना आ गया? 1/5 प्लस 3/20। 20 ही एलसीएम है, 5 3 7, 7/20 इज द प्रोबेबिलिटी, जहां पर ये एक दूसरे की स्टेटमेंट को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखिए ये हल्का सा इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, माइनर सा जिसको एक हम कह सकते हैं। बस इसमें समझने की ये बात है कि जब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। अगर एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरा झूठ बोलेगा तो पहला सच बोलेगा, बस वो हमने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकल गया। बाकी नॉट ए की प्रोबेबिलिटी तो आराम से हमें आती है, कल बहुत प्रैक्टिस की इसके ऊपर। सभी को क्लियर है बता दीजिए। फटाफट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम। बिल्कुल ठीक। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 boy and 6 girls sit in a row at random. The probability that all girls sit together. देखिए है ना मिलते जुलते परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। बस प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है कि हमें डिवाइड करना पड़ता है ओवरऑल से, जो सैंपल स्पेस होता है हमारा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। 6 boy and 6 girls sit in a row at random. The probability that all girls sit together. जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर चाहिए। देखिए जो टिक लगा है जरूरी नहीं है वो सही आंसर है, आपका आंसर निकलना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से कैसे जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी में। पहले तो मुझे ये बताओ आप, चलिए छोड़ दीजिए मैं करवाऊंगा क्वेश्चन को। पहले मुझे ये बताओ कि 6 बॉय और 6 गर्ल को अगर हमें बिठाना हो रो में, कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं। क्वेश्चन को भूल जाए, ध्यान से सुनिए। 6 बॉय 6 गर्ल को एक रो में बिठाना हो, कितने तरीकों से बिठा सकते हैं मुझे वो बताएं सिर्फ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताइए फटाफट बताएं। ये तो परमुटेशन का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का है। देखिए मैंने अभी आपसे ये नहीं पूछा कि उन्हें ग्रुप में बिठाना है, सिर्फ इतना बताओ 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं, उन्हें रो में बिठाना है तो कितने तरीकों से बिठाया जाएगा, सिर्फ इतना बताएं पहले। देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी 6 लड़के हैं और 6 लड़कियां उन्हें बिठाना है एक रो में तो 12 फैक्टोरियल वे से बिठाया जाएगा, क्योंकि 6 6 12 हो गए। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कि 6 लड़के हैं और 6 लड़कियां, इन्हें बिठाना है एक रो में, लेकिन 6 लड़कियों को एक साथ बिठाना है कि वो एक साथ रहनी चाहिए। अगर अलग अलग बिठाएंगे तब तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, इन्हें एक रो में बिठाना है। देखिए 6 लड़के हैं, इन्हें तो 6 फैक्टोरियल वे से बिठाया जा सकता है। 6 लड़कियां हैं, इन्हें भी 6 फैक्टोरियल वे से बिठाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है हमने कि ये जो लड़कियां हैं ये एक साथ आनी चाहिए। तो पहले हम इन्हें एक एक चीज मानेंगे, यानी इन 6 लड़कियों को एक एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए 6 और ये एक साथ, यानी 7 फैक्टोरियल वे से इन्हें अरेंज किया जा सकता है। ठीक, जिसमें जो लड़कियों का ग्रुप है उसको आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, 6 फैक्टोरियल वे से। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 फैक्टोरियल से करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए 6 बॉय को 6 फैक्टोरियल से, और यहाँ पर ये जो गर्ल है इसे एक ग्रुप माना, तभी तो हम इन्हें एक साथ बिठा सकते हैं। तो 6 और 1 7 फैक्टोरियल हुआ। मतलब इन पूरे को, इन्हें जो है ये जो दो चीजें हैं बॉयज और गर्ल, इन्हें जो है 7 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब बात आती है जो उसमें एक माना था हमने 6 लड़कियों के ग्रुप को, उसे भी तो आपस में अरेंज किया जा सकता है, उसे 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया जाएगा। डिवाइडेड बाय, प्रोबेबिलिटी में डिवाइड किया जाता है हमेशा टोटल आउटकम से। टोटल कितना है, 6 लड़के थे 6 लड़कियां थी, जिन्हें आपस में अरेंज जब किया जाएगा तो 12 फैक्टोरियल वे से। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे अब। देखिए 7 फैक्टोरियल को मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि जब 12 को हम ओपन करेंगे तो 7 तक पहुंच जाएंगे। 7 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कैंसल, 6 2 जार 12,
ठीक है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, दैट इज इक्वल टू 1/11 इंटू 3 2 6 2 12, दैट इज इक्वल टू 1/132 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन 2। दैट इज 1/132। मेन चीज यही थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो हमारी सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सभी कर लेंगे। मेन दिक्कत यहाँ थी कि ये वाली चीज जो है कैसे बनेगी। ये क्लियर हुआ? बता दीजिए या फिर से समझाऊं? ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन भी देखिए साथ के साथ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 6 बॉय है, 6 लड़कियां हैं, इन एक रो में बिठाना है हमने इन्हें। ठीक है, 6 बॉय को, 6 लड़कियों को। लेकिन इस तरीके से बिठाना है कि जो 6 लड़कियां हैं वो एक साथ आए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। परमुटेशन का क्वेश्चन है। 6 बॉयज हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉयज है हमारे पास। इन्हें आपस में कितने तरीकों से, सिर्फ 6 बॉयज को सोचिए, लड़कियों को भी हटा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का भी। 6 लड़कों को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 6 फैक्टोरियल से। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल से परमुटेशन में बताया गया है। सिमिलरली, सिमिलरली 6 लड़कियों को भी कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है आपस में? 6 फैक्टोरियल वे से। ठीक। लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो 6 लड़कियां हैं इन्हें इस तरीके से बिठाना है हमने कि ये जो है एक ग्रुप बने। तो हम यहाँ पर बिठा सकते हैं लड़कियों को। 6 लड़कियां हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। मैं जी से डिनोट कर रहा हूं, लेकिन ये जी अपने आप में 6 लड़कियों को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि 6 गर्ल्स बोला। अगर एक साथ हम कब बिठा सकते हैं? जब इन्हें 6 की 6 को एक साथ रखेंगे, यहाँ पर रख दिया, या यहाँ पे कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन 6 की 6 एक साथ है। ठीक है, तो अब कितने एलिमेंट बन गए हमारे पास? जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, जो सातवां है वो अपने अंदर 6 लड़कियों को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन अभी ओवरऑल वो 7 दिख रहे हैं हमें। तो इन 7 चीजों को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 फैक्टोरियल वे से। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं इस गर्ल्स को भी ओपन करूं जो यहां पर था, तो इस गर्ल्स के अंदर है हमारे पास 6 लड़कियां। 3 4 5 6, ये एक साथ चल रहा है सबके साथ। अब इन लड़कियों को भी तो मैं अरेंज कर सकता हूँ आपस में। वो कितने तरीके से अरेंज होंगी? वो भी तो 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगी। तो इसलिए ये टोटल परमुटेशन क्या बन गई? 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। वो तो मुझे पता है, क्लियर है। बस यहाँ पर जो मेन समझने की बात थी परमुटेशन में, कि 7 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ क्योंकि लड़कियों को पहले एक यूनिट माना गया। फिर देखा गया कि कितनी परमुटेशन है, कहाँ कहाँ अरेंज किया जा सकता है इन्हें। तो 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन जो लड़कियों को एक यूनिट माना गया था उसमें भी तो 6 लड़कियां हैं, तो उन्हें भी तो आपस में अरेंज किया जा सकता है। तो उन्हें भी 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया जाए। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? बता दीजिए। बिल्कुल ठीक।